नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर वैशाली से, जहां पर एक घर से 8 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले कि यहां पर पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। फलों की टोकरी में छिपाकर इन बमों को रखा गया था। अहमद मासूम इस व्यक्ति का नाम बताया गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की। नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मुबारक अली मोहल्ले में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तार युवक अहमद मासूम से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। जो तस्वीर आपको जिस व्यक्ति की दिखा रहे हैं, अहमद मासूम दरअसल वैशाली के हाजीपुर में पुलिस ने बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम करने में सफलता हासिल की है। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 8 जिंदा बम बरामद किया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मुबारक अली में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने घर में रखे 8 जिंदा बम को बरामद किया। मामले में एक युवक को भी यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो खुफिया रिपोर्ट पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई और हाजीपुर में पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम करने में सफलता हासिल की है। एक घर से 8 जिंदा बम यहां पर बरामद किया गया है। वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और भारत में जल मार्ग के विकास की दिशा में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में गंगा विलास, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है, उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह क्रूज 3200 किलोमीटर चलकर 51 दिनों में असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस क्रूज में स्विट्जरलैंड के पर्यटक सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। इस क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। क्रूज को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे गंगा किनारे बसे नगरों और शहरों का विकास हो पाएगा। तो आज का दिन भारत में जल मार्ग के विकास की दिशा में बेहद ऐतिहासिक, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 3200 किलोमीटर चलकर 51 दिनों में यह क्रूज असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस वक्त इस क्रूज में स्विट्जरलैंड के पर्यटक सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। 5 स्टार होटल में जिस तरीके की सुविधा मिलती है, इस क्रूज में भी उसी तरीके की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे गंगा किनारे बसे नगरों और शहरों का विकास संभव हो पाएगा। हमारी नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम सभी नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े इतने बड़े उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों, श्रद्धालुओं को मिला है। मां गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है, प्रेरित किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी की आजादी के बाद विकास में पिछड़ती ही चली गई। आगे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस वजह से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ।
इस स्थिति को बदला जाना जरूरी था। इसलिए हमने एक नई अप्रोच के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। और गंगा नदी में रिवर क्रूज चलाने को लेकर आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इससे देश की संस्कृति और देश के इतिहास को जानने में लोगों को मदद मिलेगी। साथ ही बिहार सरकार की ओर से भी उनकी ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि हर संभव मदद दिया जाएगा। जो भी पर्यटक गंगा क्रूज से सामने आएंगे उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। यह बड़े ही हर्ष की बात है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और राज्य सरकारों के धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि मां गंगा के जरिए बिहार से गुजरने वाले इस क्रूज के जरिए पर्यटकों को हमारी साझा संस्कृति, अध्यात्म और गौरवशाली इतिहास से परिचय होगा। गंगा किनारे बिहार में 6 स्थलों पर ये क्रूज रुकेगा। बिहार के बक्सर, छपरा, पटना, सिमेरा, मुंगेर, सुल्तानगंज, कहलगांव में पर्यटकों को भ्रमण कराया जाएगा। क्रूज चलाने के पीछे पर्यटन को बढ़ावा देना, ट्रांसपोर्टेशन का एक अन्य विकल्प खोजना तथा सस्ती माल ढुलाई जैसे दूरगामी सोच है। बिहार सरकार ने आगमन बिंदुओं पर क्रूज सवार पर्यटकों का परंपरागत स्वागत करने, ऐतिहासिक स्थल दिखाने एवं बिहार के नदी मार्ग को सुरक्षित एवं बाधा रहित बनाने हेतु उनके अनेक कदम उठाने का काम किया है। यात्रा को सुगम एवं गतिमान बनाने के लिए मार्ग के सभी जिलों के स्तर पर एक एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज एक ऐतिहासिक काम हुआ है और हम लोगों से जो राज्य सरकार के जरिए जो हो पाएगा सुगम यात्रा बनाने के लिए, उस पे हमारी ओर से पूरी तैयारी करी गई है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव अब हमारे बीच नहीं है। आपको बताते चले कि 75 साल की उम्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी बेटी ने खुद इस बात की जानकारी दी है ट्वीट के जरिए। शरद यादव के निधन से सियासी गलियारों में इस वक्त शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने शरद यादव के निधन पर शोक जाहिर किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित उनके पैतृक गांव बंदाई में किया जाएगा। आज यानी कि 13 जनवरी को उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास 5A वेस्ट एंड छतरपुर फार्म नई दिल्ली में रखा जाएगा। और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के उनके पैतृक आवास पर किया जाएगा, जहां पर तमाम तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहां से हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट को आप देखिए। जेडीयू में 13 साल तक अध्यक्ष रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री शरद यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि कल उनकी बेटी की तरफ से ट्विटर पर एक जानकारी साझा की गई और ये कहा गया कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। जैसे ही ये खबर फिलहाल उनकी बेटी के द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया, राजनीति के गलियारे में शोक की लहर गूंज गई।
तमाम बड़े नेता अपना शोक संवेदना फिलहाल प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि देखिए इसी छतरपुर के फार्म हाउस पे शरद यादव जी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके तमाम रिश्तेदार आप देख भी सकते हैं बैठे। तमाम जो बड़े नेता हैं राजनीति जगत के वो अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँचेंगे। सुबह कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपनी यादों को साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह शरद यादव से उनके परिवार का, उनकी नानी का लगातार संपर्क रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि आज ये माना जा रहा है कि कई बड़े नेता फिलहाल यहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुँचेंगे, लेकिन तमाम जो लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो इसी छतरपुर फार्म हाउस पर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि उनके परिवार वालों की तरफ से कि कल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में फिलहाल उनके इस अंतिम शरीर को रखा जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया। बड़े नेताओं का आना जाना यहाँ शुरू हो गया है, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया है उनके अंतिम दर्शन को। लेकिन एक बड़ी क्षति राजनीति के इस बड़े आयाम को देखने लिए जो अब शरद यादव की जगह नहीं ले सकता है। कैमरामैन आकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 छतरपुर। और शरद यादव के निधन से बिहार के सियासी गलियारों में इस वक्त शोक की लहर है। जिन नेताओं ने कभी उनके साथ काम किया था, आज वो उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, शरद जी के निधन की खबर रात में ही मिली। मन बहुत ही दुखी हुआ है इस खबर को जानकर। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनके निधन से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं संभव है। आज शरद जी हमारे बीच नहीं है। हमने एक संघर्षशील नेता खोया है, देश ने खोया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। महान समाजवादी नेता श्री शरद यादव के निधन से पूरा देश मर्माहत है। एक महान पुरुष हमारे बीच से चले गए, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हृदय से मैं अपने नेता, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जाना, अत्यंत जिनसे मैं प्रेम करता था, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शरद यादव के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा कि शरद यादव का जाना राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। श्री शरद यादव जी का निधन इस देश के लिए, इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए, देश की संसद के लिए और समाजवादी आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवारजनों को और उनके समर्थकों को, अनुयायियों को ईश्वर ये दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। और रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से दिए गए बयान पर अब बिहार की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बताते चले कि जब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सूप के ब्याह में खुरपा का गीत गाने की बात कहकर इस सवाल को टाल दिया। जिसमें रात जमा हुआ रहता है उसको सफैया में अभी वर्तमान रामचरितमानस पर संग्राम छिड़ा हुआ। सर क्या कहेंगे? चलिए कुछ नहीं कहेंगे सर। और बक्सर के चौसा पावर प्लांट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर किसानों के बवाल के बाद काफी नुकसान पहुंचा है। इस प्लांट के जो अधिकारी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहां पर
काफी नुकसान पहुंचाया गया है और पावर प्लांट का काम भी बाधित हो चुका है। साथ ही करीब 25 करोड़ के नुकसान का अनुमान इस वक्त लगाया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पुष्पराज। और इवन ये जो मेन एरिया में जब जो भी इसका मुआवजा बढ़ा मुआवजा वो भी दिया गया। और अभी रेल और वाटर कॉरिडोर हमारा से कोयला आएगा और वाटर कॉरिडोर से गंगा से हम पानी ले रहे हैं। बिना इनके यदि हम मेन प्लांट पूरा कर भी लेते हैं तो ये काम नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम लोग बिहार सरकार से तय करके जो भी इनका मुआवजा बनता था हमने 17-18 में ऑलरेडी पे कर दिया। दोनों मिला के रेलवे और वाटर कॉरिडोर मिला के करीब 80 करोड़ है, हम जब ऑलरेडी जमा कर दिए। सर एसटीपीएल और एसजेवीएन से बेहतर कंपनी आपको नहीं मिलेगी। यदि ये कंपनी आगे नहीं बढ़ती है तो कोई कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। थैंक यू। और मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में पिछले साल 26 अप्रैल को हुए नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में आरोपियों के बचाने के आरोप पर हाईकोर्ट ने मामले के आईओ संजय स्वरूप और सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन को हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले में आगामी 23 जनवरी को सुनवाई होगी। थाना इस केस में बच्ची के माता पिता ने प्रशासनिक तौर पे काफी मदद मांगी और गिरफ्तारी के लिए बोला, लेकिन इस केस के जो अनुसंधान करता है आईओ है वो बोलते थे कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और देखिए शेखपुरा के विभिन्न अस्पतालों में आपको बताते चले कि अब बिना किसी ठोस कारण के कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज को इमरजेंसी या फिर दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं कर सकता है। इसे लेकर एक रूल बनाया गया है और इसके तहत डॉक्टर को कोई ठोस वजह बतानी पड़ेगी कि क्यों उस मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। अब पेशेंट को रेफर करने के पहले डॉक्टर को एक फॉर्मेट में रेफर करने का ठोस कारण लिखकर देना होगा और इसकी जांच भी सिविल सर्जन द्वारा की जाएगी। अगर ठोस कारण नहीं मिला तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी। सदर अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मिशन 60 के बाद अब राज्य सरकार ने बेवजह जो मरीज रेफर कर दिए जाते हैं बिना कारण का, वैसे लोगों को अब कारण बताना पड़ेगा और माकूल जवाब देना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं। ऐसे अगर डॉक्टर अगर बेवजह करते हैं तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से उसको स्पष्टीकरण में जवाब देना पड़ेगा कि आपको जो आप बिना कारण और बिना देखे आप रेफर कर दे रहे हैं वैसे लोगों पर निश्चित रूप से शिकंजा कसने की बात हो रही है। अब जिला स्वास्थ्य समिति भी सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सदर अस्पताल के डॉक्टर को ये निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में बिना कारण आप बताए किसी भी मरीज को रेफर नहीं कर सकते हैं। अब एक राहत वाली खबर होगी, अगर बेवजह जो रेफर हो जाते हैं मरीजों को भी परेशानी होती है और जो मेडिकल कॉलेज जहां रेफर होते हैं वहां भी भीड़ जमा हो जाता है। अब राहत मिलेगा लोगों को और स्थानीय स्तर पर सही इलाज भी हो पाएगा। अब देखना होगा कि डॉक्टर किस रूप में ये रेफर की कार्रवाई पर रोक लगा पाते हैं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और देखिए अररिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसे लेकर हमने लगातार ये खबर दिखाई कि नगर परिषद की ओर से अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर नहीं की गई है और अब उस खबर का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। खबर चलाए जाने के बाद अब जगह जगह पर नगर परिषद जो है वो अलाव की व्यवस्था कर रहा है, जिससे जो आम लोग हैं उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है। चांदनी चौक पर अलाव के इंतजाम का जायजा लिया हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। शहर में अलाव के इंतजाम को लेकर न्यूज़ 18 लगातार चौक चौराहों की पड़ताल कर रहा है। अभी हम मौजूद हैं अररिया शहर के चांदनी चौक पर। हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से आश्रम मोहल्ला हो या बस स्टैंड 0 माइल चांदनी चौक कहीं भी अलाव का इंतजाम नहीं था। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता के साथ खबर चलने के बाद नगर परिषद के द्वारा जो है अलाव का इंतजाम किया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पुलिस कर्मी भी हैं और वो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि क्या कहेंगे,
अलाव वगैरह गिर रहा है? ये जो है न्यूज इंडिया पर जो है डाले थे ये न्यूज, इसमें जो है असर पड़ा, हर जगह लकड़ी उकड़ी गिरा है। कब गिरा है ये परसों गिरा है ये। अच्छा, आज भी गिराया वो। आज भी गिरा है जी, हर जगह गिराया है। ठंड कैसा है? ठंड तो है ज्यादा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर आलम। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि न्यूज़ 18 ने प्रमुखता के साथ जो खबर चलाई थी उसका असर हुआ है। नगर परिषद द्वारा चौक चौराहों पर जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर अपने दिए गए बयान पर अभी भी अडिग हैं, अभी भी कायम है। आपको बताते चले कि शिक्षा मंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, किसी से मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, हर बात का मुंहतोड़ जवाब दूंगा, बयान पर बहस के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयान पर अभी भी कायम है। उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूं, किसी से मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। उस बयान को आपको सुनाते हैं। लेकिन लगातार लोग कह रहे हैं कि आप माफी मांगे, अब चाहे साधु संत हों या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो माफी मांगने की मांग कर। कौन साधु संत? आसाराम बापू, जिनका अपना कोई चरित्र नहीं होता है? कौन परमहंस? उनसे माफी मांगू? जिनको ज्ञान के मामले में मैं कहूं तो शायद किसी दूसरे, हम तो MA पास आदमी है भैया, किसी मैट्रिक वाले से भी सीखना पड़ेगा जिनको, उनके कहने से माफी मांगू? जो कृत्य है वो तो सबके सामने है, उनको सजा मिल गई। तो जो उस तरह के संत हैं, आपको लगता है जो उजागर हो गया वो हो गया, और जो नीचे दबे हुए हैं उनका क्या चरित्र है ये समय बताएगा। लोग सनातन संस्कृति मैं ये की बात कहता हूँ, जो संत ये फतवा देता हो कि जी काट लेने वाले को मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा, तो उन्हें यह समझना चाहिए कृष्णवंशी हैं, कृष्णवंशी किसी भी फतवे से नहीं डरते। अगर आप जी काटने की हौसला रखते हो तो देश के किसी कोना में बुला लो, आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। कह रहा कृष्णवंशी हूँ, कृष्णवंशी, हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, उस वंश के हैं, उस खानदान के हैं। लेकिन इसलिए सामाजिक न्याय और समाजवाद की स्थापना के लिए प्राणांत संघर्ष करूंगा, जिस तरह से हमारे आदरणीय सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद कर रहे हैं। हनुमान जी के भक्त हैं आप, ये पता चला है। क्यों नहीं हूँ भाई? हनुमान जी और राम जी के भक्त कौन नहीं है? मैंने कहा, लगातार कह रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। मगर तुलसीदास दुबे जी ने रामचरितमानस के जो जिस खंड में उत्तरकांड हो, सुंदरकांड हो, अरण्य कांड हो, जो कुछ चौपाई लिखे हैं, वह संपूर्ण वंचित समाज को अपमानित करने वाला है। मैं उस पर स्टैंड करता हूं, और कहीं भी देश के किसी कोने में कोई भी योद्धा हमसे आके शास्त्रार्थ कर ले। सुंदरकांड आप पढ़ते हैं कि नहीं, पाठ करते हैं कि नहीं, क्योंकि हनुमान जी के भक्त हैं आप? मैं कहता हूं, जो सुंदरकांड का ढोल गमार शूद्र पशु नारी कैसे पढ़ूंगा? ये पढ़ ही नहीं सकता हूं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, जो 90% बच्ची समाज के खिलाफ हो, जो आधी आबादी नारी शक्ति के खिलाफ हो, उस अंश को छांट के पढ़ता हूँ। ये बताइए कि पार्टी अगर आपके खिलाफ एक्शन लेती है या माफी मांगने कहती है तो माफी मांगेंगे आप? मैं आपको एक सीधी बात कहता हूँ, न मेरी पार्टी कभी कह सकती है और न मैं ऐसा कर सकता हूँ। कैबिनेट के कद्दावर मंत्री हैं आप, शिक्षा विभाग है आपके पास, आपने रिस्क तो लिया है। मैंने सबसे बड़ा सवाल छेड़ा है देश के सामने और दुनिया के सामने कि वंचितवाद को दफन करने वाले, अपमानित करने वाले कोई भी प्रयास को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप अभी रिस्क लिए हैं कि नहीं ये बताइए? आप कैबिनेट मंत्री हैं, इतना बड़ा बयान दिए हैं, तो पार्टी के लिए मैंने अगर सत्य बोलना रिस्क लेना है तो समझ लीजिए वह रिस्क है। मैं सत्य बोला हूं और सत्य के पक्ष में खड़ा हूं। कोई किसी को रिस्क लगता है तो आपको लगता होगा, चैनल वाले को लगता होगा, मेरे और मेरे नेता को नहीं लगता। और वहीं देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को अपना बयान वापस लेने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावना से खिलवाड़ नहीं हो सकता। अशोक चौधरी के बयान की ने शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा की है। बयान से असमंजस की स्थिति पैदा होगी, उनका ये कहना है। तो मंत्री अशोक चौधरी ने शिक्षा मंत्री से अपने बयान को वापस लेने की अपील की है, सलाह दी है उन्हें। धार्मिक भावना से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, उनकी ओर से ये कहना है। अशोक चौधरी ने उनके बयान की खुले तौर पर निंदा की है। साथ ही ये भी कहा है कि इस तरीके के बयान से असमंजस की स्थिति पैदा होगी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।